तो आज हमारा जो टॉपिक था भाषा, बोलियां और साहित्य, उसमें से ही एक छोटा सा पार्ट है राजस्थान के साहित्य के बारे में। तो काफी सारा साहित्य तो पढ़ लेते हैं राजस्थान के इतिहास में, और राजस्थान का जो इतिहास, राजवंश से संबंधित जितना भी इतिहास पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारे जो इतिहासकार और साहित्य के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ एक टॉपिक के माध्यम से थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसको जानने का, राजस्थान का जो साहित्य है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का साहित्य जो लिखता है उसमें दो शैलियां याद रखना है, डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल ये हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो राजस्थान में जो क्वेश्चन, जो इसके राजस्थानी भाषा से संबंधित जो साहित्य से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थानी भाषा का जो राजस्थानी भाषा का जो प्रथम जो ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा का जो प्रथम ग्रंथ है, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, और ये है भारतेश्वर बहुबली। ये ग्रंथ है, और इसको लिखने वाला कौन था ये भी आपको याद रखना है, वज्रसेन सूरि था। कौन था भाई? वज्रसेन सूरि था जिसने ये ग्रंथ लिखा। तो ये है राजस्थानी भाषा का जो प्रथम ग्रंथ है, जिसको लिखने वाला कौन था? वज्रसेन सूरि था, याद रखना है। फिर उसके बाद में इसी राजस्थानी भाषा की अगर बात करते हैं प्रथम की, तो एक तो है राजस्थानी भाषा का जो प्रथम कहानी कौन सी है? राजस्थानी भाषा की जो प्रथम क्या है? कहानी है। फिर उसके बाद इसी से संबंधित हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? एक नाटक हो गया, एक कहानी हो गई, एक उपन्यास हो गया। उपन्यास हो गया तो उपन्यास तो आपको पता है, इसका नाम है कनक सुंदरी। क्या नाम भी? कनक सुंदरी है, जो राजस्थानी भाषा का जो क्या है बताओ भाई? उपन्यास है। फिर उसके बाद नाटक की बात करते हैं तो ये है केसर विलास। केसर विलास हो गया, प्रथम नाटक हो गया। फिर उसके बाद कहानी की हम बात करते हैं राजस्थान की, जिसका नाम है विश्रांत प्रवास। ये राजस्थान के प्रथम है जिनको आपने याद करना है। राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ पूछेगा तो भारतेश्वर बहुबली, और इसको लिखने वाला वज्रसेन सूरि याद रखना है। और फिर उसके बाद में कहानी की हम बात करते हैं। प्रथम कहानी राजस्थानी भाषा की विश्रांत प्रवास है, नाटक केसर विलास है, और उपन्यास है कनक सुंदरी। और इन तीनों को लिखने वाला एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है भी शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया। तो ये जो है राजस्थान का प्रथम हमने बात की है। फिर उसके बाद में एक राजस्थानी भाषा की जो आधुनिक काव्य कृति है, उसका नाम क्या है? तो राजस्थानी भाषा की आधुनिक काव्य कृति, और इसका नाम है बादली। आधुनिक जो काव्य कृति है ये कौन सा बताओ भाई? बादली है। और इसको लिखने वाले थे चंद्रसिंह बिरकाली। चंद्रसिंह बिरकाली के द्वारा ये लिखा गया है। बादली जो है राजस्थान की आधुनिक काव्य कृति है। तो इसको आपको याद रखना है राजस्थान के साहित्य। पहले राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ पूछा जाए, प्रथम कहानी पूछा जाए, नाटक पूछा जाए, उपन्यास पूछा जाए, और आधुनिक काव्य कृति है वो बादली है। चंद्रसिंह बिरकाली याद रखना है, तो शिवचंद्र भरती याद रखना है, वज्रसेन सूरि याद रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं जो इनके अन्य जो हमारे राजस्थान के साहित्य के संबंध में जो ग्रंथ लिखने वाले और उनके नाम और उनके ग्रंथ जो है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के साहित्य में विदेशों का जो यहाँ योगदान रहेगा, विदेशी जो लोग रहेंगे, तो
उसमें सबसे पहले बात करते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर लुई प्योजी टेसीटोरी, यानी कि LP टेसीटोरी, LP टेसीटोरी, डॉक्टर लुई प्योजी टेसीटोरी, इनको याद रखना है। डॉक्टर लुई प्योजी टेसीटोरी का संबंध पहले हम पढ़ लेते हैं। इनका संबंध था इटली से। कहां से था भी? इटली से। और इटली में भी कहां पर याद रखना है? उदीना गांव है। कौन सा गांव है? उदीना गांव से LP टेसीटोरी का संबंध याद रखना है। और ये भी राजस्थान में आएंगे, जिसमें राजस्थान के साहित्य के बारे में इनका भी योगदान रहेगा LP टेसीटोरी का। इनका जो राजस्थान में आगमन होता है याद रख लो 1914 में। कब भाई याद रखना आपने? 1914 से लेकर के 1919। और इनकी राजस्थान में ही मृत्यु होती है। राजस्थान में मृत्यु कहाँ होती है याद रखना आपने? बीकानेर में। कहाँ होती है भाई? बीकानेर में। और उस समय जब टेसीटोरी आती है इधर, तो उस समय यहाँ का जो राजा था बीकानेर का, आपको याद होना चाहिए 1919। ये वही समय है जिसमें महाराजा बीका सिंह आगे चल करके 1-2 साल बाद गंग नहर का निर्माण शुरू करेंगे। तो महाराजा गंगा सिंह थे। कौन थे भी? महाराजा गंगा सिंह थे। और इन्हीं के आश्रय में रहकर के इन्होंने जो हमारे राजस्थान के साहित्य के बारे में जो आगे चल करके जो काम किया, तो वो कौन थे? LP टेसीटोरी थे। उदीना गांव इटली में थे। इनका जन्म भी याद रखना है तो 1883 में इनका जन्म होता है। 1883 में 13 दिसंबर 1887 को इनका जन्म होता है उदीना गांव इटली में। और बीकानेर में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। अब इनका जो काम क्या था? इनका काम था राजस्थान साहित्य के ऊपर कार्य करना। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका साथ देने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था रामकरण असोपा। क्या नाम था भी? रामकरण असोपा जी थे। जोधपुर के निवासी थे रामकरण असोपा थे। और रामकरण असोपा ने टेसीटोरी का साथ दिया था, याद रखो। अब उसके बाद इनके जो ग्रंथ है वो पूछे जाते हैं टेसीटोरी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ है और किन ग्रंथों की रचना की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जो पहला ग्रंथ है, याद रख लो। और जिसमें आपको पता है बीकानेर में ज्यादा जो साहित्यकार होते हैं वो कौन थे? चारण जाति के लोग थे। तो आसान सा ग्रंथ है राजस्थान, क्या नाम था इसका? राजस्थान चारण साहित्य। राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। ऐतिहासिक सर्वे, ये इनका पहला ग्रंथ था। राजस्थान चारण साहित्य में ऐतिहासिक सर्वे याद रखना है। मतलब समझ आ गई होगी आपको। बीकानेर की बात करता है तो चारण जाति आपको पता है, चारणों की कुल देवी हम पढ़ते हैं जिनका नाम था करणी माता। तो यहाँ हम बात करते हैं राजस्थान चारण साहित्य ऐतिहासिक सर्वे था। और किसके समय में आकर के यहाँ के साहित्य का जो सर्वे करते हैं वो कौन होता है? महाराजा गंगा सिंह, याद रखना है। और इसकी सहायता देने वाले कौन थे? रामकरण असोपा थे। फिर उसके बाद दूसरी अगर बात करते हैं, आपको पता है राजस्थान किधर की तरफ आते हैं? पश्चिम की तरफ। इनके ग्रंथ का नाम था पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। क्या नाम था भाई? पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। ये दूसरा ग्रंथ हो गया। उसके बाद तीसरा जो ग्रंथ है और उसका नाम काफी बड़ा है, वैसे भी आपको याद रह जाएगा। इसका नाम था ए डिस्क्रिप्टिव। थोड़ा सा बड़ा नाम है, इसको याद रखो। इंग्लिश में है ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रोनिकल्स। ये इसका ग्रंथ था। बिल्कुल आसान है, आपको पता है, याद रखना है। लुई प्योजी टेसीटोरी और इटली उदीना का रहने वाला था। इनका जन्म अगर याद रहे तो याद रखना चाहिए 1887 को, 12 दिसंबर 1887 को। और राजस्थान में अगर बात करती हैं 1914 में, और कहाँ आते हैं? पश्चिम में आते हैं। और पश्चिम में कौन से आपको पता है रियासत में आते हैं? बीकानेर में। और यही समय था जिसमें महाराजा गंगा सिंह थे।
और महाराजा गंगा सिंह के आश्रम में रह करके इन्होंने राजस्थान के साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इनका साथ देने वाले जोधपुर के निवासी कौन थे? रामकर्ण असुरपाते। जोधपुर के निवासी कौन थे भी? रामकर्ण असुरपाते। जब पश्चिम में आते हैं तो आपको पता है बीकानेर का संबंध है चारण जाति से, तो आपको याद रखना है राजस्थान चारण साहित्य, मतलब चारणों का साहित्य ऐतिहासिक सर्वे करने वाला व्यक्ति कौन था? टेसीटोरी था। राजस्थान चारण साहित्य ऐतिहासिक सर्वे। दूसरी हम बात करते हैं पश्चिम में आते हैं तो पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण लिख दिया। तो तीसरी अगर बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रोनिकल्स, जो इनका ग्रंथ था, ये 3 ग्रंथ है किसके बताओ भाई? एलपी टेसीटोरी के। ये पहला हमारा विदेशी जो था हमारा साहित्य का इतिहासकार जिसका नाम था एलपी टेसीटोरी। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाए जाने वाला कौन था बताओ भाई? कर्नल जेम्स टोड था। कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो सब लोगों को ज्ञान है, लेकिन इसके बाद और भी बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, क्योंकि इन्होंने राजस्थान का इतिहास एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड की जितनी भी बातें हैं आपको सब बातें इनको एक सेट बना करके याद रखना चाहिए। तो कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करते हैं 1782 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था याद रख लो? लिंकन सिटी। और लिंकन सिटी कहाँ पर है? इंग्लैंड में। कहाँ पर थी भी? इंग्लैंड में था, स्कॉटलैंड प्रांत था। तो यहाँ इनका जन्म होता है 1782 में। और इनका जो भारत में पहली बार आगमन होता है याद रख लो 1799 में। कब होता है भी? 1799 में। और कहाँ होता है याद रखना? बंगाल में। कहाँ होता है? तो अंग्रेज सबसे पहले हम बात करते तो बंगाल में आते हैं ना, तो बंगाल में सबसे पहले इनका आगमन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1806 में इनका पहली बार हमारे राजस्थान में आगमन होता है। ये प्रथम बार भारत में था। प्रथम बार कहाँ था भी? भारत में। और फिर उसके बाद में अगर प्रथम बार हम बात करते हैं राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में कब होता है? 1806 में। और कहाँ आते हैं? मांडलगढ़ में। कहाँ आते हैं भी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका जो प्रवेश होता है 1806 में। और फिर उसके बाद में 1813 में इनको एक उपाधि दी जाती है किसकी बता दो भाई? कर्नल की। किसकी? कर्नल। जेम्स टोड क्या हो गया? कर्नल हो गया। फिर उसके बाद एक एजेंट बन करके आएंगे और उसका जो समय हमने याद रखना है 1913 नहीं, 1813 आएगा। 1813। फिर उसके बाद में 1817 से लेकर के 1822 तक इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया 1817 से 1822 में। और फिर उसके बाद में 1829 में इनका ग्रंथ प्रकाशित होता है। और इसी समय इस भूमि का नाम आजकल हम जो जानते हैं राजस्थान हो गया। क्या हो गया भी? तो राजस्थान। तो ये राजस्थान शब्द देने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। हमने पीछे बात की थी कि 1829 में इनका ग्रंथ जो आता है उसी ग्रंथ के आधार पर हमने एक शब्द लिया राजस्थान या राजस्थान के नाम से, तो 1829 में। फिर उसके बाद 1835 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, इंग्लैंड चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद में एक ग्रंथ इनका मृत्यु होने के बाद प्रकाशित होता है, वो समय था 1839 में। ये सारी की सारी घटनाएं कर्नल जेम्स टोड की। इसके अलावा जो क्वेश्चन रहते हैं कर्नल जेम्स टोड के वो कौन कौन से होते हैं? और जैसे आपको पता है कर्नल जेम्स टोड ने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया घोड़े पर बैठ करके, और इसी कारण इसको कहते हैं घोड़े वाले बाबा कहते हैं। घोड़े वाले बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1822 में जब वापस जाते हैं तो तोड़ के मानमुरी अमले को अपने साथ ले जाते हैं और जाते समय और उसको समुद्र में फेंक जाते हैं। जो उसमें जितने भी रत्ते होते हैं वो ले लेते हैं, जो रह गया बचा जितना सामान होता है वो वहां पर फेंक जाते हैं समुद्र में। ये कर्नल जेम्स टोड की बात थी। अब हम बात करते हैं पहली बार कहाँ आया? बंगाल में। कब आया? 1799 में। 1806 में राजस्थान में पहली बार आगमन होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है, याद रखना है। 1813 में इसको कर्नल की उपाधि दी गई जाती है। और 1817 से लेकर के 22 तक ये पहले पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और फिर उसके बाद में घोड़े पर बैठ करके पूरे राजस्थान का भ्रमण किया और उसके बाद इकट्ठे करके ले गए इंग्लैंड में और वहां जाकर ग्रंथ प्रकाशित कर दिया 1829 में, जिसका नाम आप सभी लोगों को जानता है। क्या नाम था इसका बताओ भी?
तो ये कर्नल जेम्सटोन का ग्रंथ आपको याद रखना है, पहला जो ग्रंथ था, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं इसको। फिर उसके बाद में 1835 में इनकी मृत्यु होती है, 1839 में इनका क्या हो जाता है, आगे चल करके एक नया ग्रंथ प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ को और टेसिटोरी ग्रंथ के दोनों के नाम एक जैसे हैं। वो पश्चिम राजस्थान का व्याकरण लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं पश्चिम भारत की यात्रा। क्या लिखते हैं भाई, पश्चिम भारत की यात्रा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है, पश्चिम भारत की यात्रा। तो इसको तो आप लोग सब लोग जानते हैं, तो मैं बोल रहा हूं द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो था इनका ग्रंथ था 1829 में। और एक पश्चिम भारत की यात्रा, ये सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके ग्रंथ का लगभग सभी को याद होता है, द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और 1839 बनने के बाद जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था उसका नाम था पश्चिम भारत की यात्रा, जिसको कहते हैं ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये बात थी कर्नल जेम्सटोन की जो विदेशी थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में एक प्रसिद्ध इतिहासकार होते हैं जिनका नाम पढ़ते हैं भाई हमारे शेखावाटी क्षेत्र के, जिनका नाम था कन्हैयालाल सेठिया जी। कौन थे भाई, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ इनकी हम बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया जी की। तो इनका जो संबंध था वो था सुजानगढ़ चूरू से, किसे भी, सुजानगढ़ चूरू में। एक आधुनिक समय के एक महान जो इतिहासकार थे वो कौन थे, कन्हैयालाल सेठिया। सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म होता है। और इनकी हम बात करते हैं, एक ग्रंथ आपको पता है बहुत फेमस, इसका नाम था लेमटास। क्या नाम था भी, लेमटास था। ये लेमटास जो ग्रंथ है वो किसका बता दो भाई, कन्हैयालाल सेठिया का है। दूसरी अगर बात करते हैं यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा था पीथल और पाथल। क्या कहते हैं भाई, पीथल और पाथल। तो ये ग्रंथ आपको याद रखना है, पीथल और पाथल। अरे पीथल किसके लिए कहा गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पाथल किसके लिए कहा गया, दोनों की बात आपको याद रखना है। वैसे आपको पता है पीथल से बनाना है आपने पृथ्वीराज राठौड़ और पाथल से बनाना है महाराणा प्रताप। अरे प्रताप है, पृथ्वीराज राठौड़ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रताप और ये कौन हो गया, पृथ्वीराज राठौड़। तो पृथ्वीराज राठौड़ के समकालीन थे कौन, बता दो भाई, पृथ्वीराज राठौड़ के समकालीन थे कौन, महाराणा प्रताप थे। तो पीथल जो था एक प्रसिद्ध कवि इतिहासकार था, लेकिन इधर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा था और जिन्होंने जो कहते हैं कि मुगलों को टिकने नहीं दिया, वो कौन था, महाराणा प्रताप था। तो इसी महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जगाने वाला व्यक्ति कौन था, पृथ्वीराज राठौड़ था। तो कहते हैं कि पीथल ने पाथल का स्वाभिमान जगाया था और ये पीथल कौन था, पृथ्वीराज राठौड़। इसकी बात हम करेंगे आगे चल करके इसी टॉपिक में। फिर उसके बाद दूसरा ग्रंथ हम पढ़ते हैं इनका जो था, तो शेखावाटी में रेत के धोरे हैं। तो रेत के धोरे हैं तो जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है, जिसको हम बोलते हैं जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण, ये इनका ग्रंथ था। फिर उसके बाद एक हम ग्रंथ इनका पढ़ते हैं अंधोरी काल, अंधोरी काल हो गया। फिर उसके बाद एक हम पढ़ते हैं ऊंचा घर, और एक इसका ग्रंथ है मंझला घर। कौन सा भी, मंझला घर है। और एक हम पढ़ते हैं इनका ग्रंथ कुकू, एक इनका ग्रंथ है मीजर है। फिर उसके बाद एक है रमणीयरा दुहा, रमणीयरा दुहा या रमणीयरा सोरठा भी लिखा होता है, ठीक है ना, रमणीयरा दुहा। तो ये इनके ग्रंथ है थोड़े से। तो सुजानगढ़ चूरू में जन्मे थे कन्हैयालाल सेठिया, और लेमटास और पीथल पाथल आपको याद रखना है। जमीन रो धनी कुण है, अंधोरी काल हो गया, ऊंचा घर, मंझला घर हो गया। और फिर उसके बाद में क्या, कुकू, मीचर और रमणीयरा दुहा। ढीठ भी ये ग्रंथ है इनका, लेकिन आपको इतना याद रखना है कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। अब उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का जो राजकीय कवि कहलाता है, जिनका नाम था सूर्यमल मिश्र जी थे। कौन थे भाई,
सूर्यमल मिश्रण थी। तो याद रखो सूर्यमल मिश्रण, जिसको बोलते हैं राजस्थान का क्या है, राजकवि है, सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण का हम बात करते हैं, पहले इनका स्वर्ण पढ़ते हैं। तो ये कहाँ था बता दो भाई। सूर्यमल मिश्रण का जन्म होता है कहाँ पर, बूंदी में। कहाँ होता है भाई, बूंदी में इनका जन्म होता है। लगभग समय दिए थे 1815 में। कब होता है भाई, 1815 में। और बूंदी की एक तहसील है जिसका नाम है हंडोली, और हरना गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो हंडोली के हरना गांव में, बूंदी के हंडोली तहसील है और गांव का नाम चला तो हरना गांव है। कौन सा भी, हरना गांव। तो इसका जो सूर्यमल मिश्रण का था, इनकी जो साहित्य इतिहास पढ़ते हैं तो इनमें जो बहुत बड़ा रस मिलता है हमारे को। इसी कारण इसका एक अन्य नाम भी आपको याद रखना है, रसा अवतार कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं भी, रसा अवतार। रसा अवतार के नाम से इसको जाना जाता है। तो सूर्यमल मिश्रण आपसे पूछा जाए, रसा अवतार पूछा जाए, और ये राजस्थान का राजकवि है। ये राजस्थान का क्या बताओ भी, राजकवि है। तो राजकवि है कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। हांडोली हरना गांव बूंदी में इनका जन्म होता है। और बूंदी में ही एक जिसका नाम था राम सिंह सेकंड, हम बात करते हैं राम सिंह है जो प्रथम था, इसका ये दरबारी कवि था। राम सिंह प्रथम का क्या था भी, दरबारी कवि था। तो इसी के संबंध में कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जो ग्रंथ था, और जिसका नाम था वंश भास्कर। वंश भास्कर। और ये वंश भास्कर जो इनका जो ग्रंथ था, और इसमें जो शैली याद रखना है, चंपू शैली है। कौन सा भी, चंपू शैली में लिखा हुआ, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण पाया जाता है। चंपू शैली है, वंश भास्कर है। और इसी ग्रंथ में बूंदी के पूरे इतिहास की हमारे को जानकारी मिलती है। वंश भास्कर में बूंदी के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ हम पढ़ते हैं, और जिनका नाम था, याद रख लो, वीर विनोद। क्या नाम था भी, सॉरी वीर विनोद नहीं, वीर सतसई। क्या नाम था भी, वीर विनोद लिखने वाला कौन था, कविराज श्यामल दास जी। हम पढ़ेंगे। यहां पर हम बात करते हैं वंश भास्कर, और एक है वीर सतसई। वीर सतसई। तो ये दो ग्रंथ हम पढ़ते हैं, वंश भास्कर और वीर सतसई है। और वीर सतसई में तो आपको याद रखना, ये 1857 की क्रांति को समर्पित है। लेकिन इसको अधूरा छोड़ दिया था किसने, सूर्यमल मिश्रण ने। और इसको पूरा किया था इनके दत्तक पुत्र, जिसका नाम था मुरारी दान। कौन थे भी, तो पूरा इसको पूर्ण किसने किया था, पूर्ण किया था किसने था भी, मुरारी दान ने। तो मुरारी दान ने इसको पूरा किया था, दत्तक पुत्र था। तो ऐसा इतिहास में तीन बातें आपको याद रखनी है। एक राजस्थान का प्रसिद्ध जो हम पढ़ते हैं, जिनका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सा भी, पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कौन थे, चंद्रवरदाई थे। लेकिन इसको पूरा करने वाले उनके कौन थे, पुत्र थे, जिनका नाम था जलहन था। याद रखना है, पूरा किसने किया, जलहन ने किया। एक इधर हो गया जिसका नाम है वीर सतसई है, जिसको पूरा करने वाले कौन थे, मुरारी दान के पुत्र थे। एक हम चित्तौड़ में पढ़ते हैं, तो यहाँ कीर्ति स्तंभ, जहाँ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, और इसको लिखने वाले कौन थे भाई, महेश भट्ट और अत्रि भट्ट का नाम आता है। तो याद रख लो, अत्रि भट्ट ने इसको लिखा और उसके पुत्र आगे उसने पूरा किया महेश भट्ट ने। ठीक है ना, ये याद रखना है। महेश भट्ट, अत्रि भट्ट, मुरारी दान, और जिनका नाम था अपने सूर्यमल मिश्रण। और उसके बाद हम पढ़ते हैं एक पृथ्वीराज रासो। सबको पता है किसने कहा था, चंद्रवरदाई ने पूरा किया था, जलन ने किया था। ये राजस्थान के राजकवि थे सूर्यमल मिश्रण। बूंदी हांडोली हरना गांव में जन्मे थे, रसा अवतार कहते हैं। और राम सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। तो आपको याद रखना, 1857 की क्रांति के समय अगर पूछा जाए तो कौन थे, सूर्यमल मिश्रण थे। और वंश भास्कर हो गया, वीर सतसई हो गया, वीरों को समर्पित है 1857 की क्रांति को। इसको पूरा करने वाले कौन थे, मुरारी दान थे। अब उसके बाद आगे बात करते हैं एक प्रसिद्ध इतिहासकार, जिसका नाम हम लिखते हैं भाई, अभी जो हमने बात की थी, पृथ्वीराज राठौड़। कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़ थे। अरे पृथ्वीराज राठौड़ की हम बात करते हैं, इनका संबंध आप सभी को पता है बीकानेर से। कहां से भी, बीकानेर में है। और इनका जन्म भी आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप के कितने साल बाद जन्मे थे, 9 साल बाद। कितने साल बाद भी, 9 साल बाद जन्मे थे। और इनकी मृत्यु होती है 2 साल बाद, 1599 में। कब होती है, 1599 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी बताओ भाई, पृथ्वीराज राठौड़ की। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़, एक प्रसिद्ध जो विद्वान होते हैं, इनके द्वारा जो क्या क्या रचना रची गई। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जो संबंध रहेगा। जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, इनके जो भाई थे, आपको पता है प्रसिद्ध एक
मुगल स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं राय सिंह। कौन थे भाई? राय सिंह थे। राय सिंह थे। और राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ ऐसे दो जो प्रसिद्ध बालक थे जो किसकी शरण में चले जाते हैं? अकबर की शरण में चले जाते हैं, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। और इनके पिता का नाम भी आपको याद रखना है, जिनका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था भाई? कल्याणमल। तो यही कल्याणमल था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और दोनों बालकों को भेज दिया अकबर की शरण में। और एक तो बनेगा प्रसिद्ध सैनिक, कौन बनेगा? राय सिंह। और एक बनेगा प्रसिद्ध कवि जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। और जो कवि था इसको कहते हैं कि अकबर ने एक दुर्ग दे दिया जिसका नाम था घाघरों का दुर्ग। कौन सा भी? तो घाघरों का दुर्ग, झालावाड़ का जो दुर्ग था वो किसको दे दिया? घाघरों दुर्ग किसको दे दिया? पृथ्वीराज राठौड़ को। और इसी दुर्ग में बैठ करके इन्होंने जो रचना रची और जिनको आज हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ की रचना जिसका नाम था वैली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका। वैली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका, ये एक प्रसिद्ध पुस्तिका है इतिहास की। तो वैली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका। उसके बाद हम बात करते हैं, एक है गंगा लहरी। कौन सी होगी भी? गंगा लहरी याद रखना है। और एक दशम भागवतरा दुहा। कौन सा भी? दशम भागवतरा दुहा हो गया। दशम भागवतरा दुहा हो गया। ये सब रचनाएं थी किसकी? तो पृथ्वीराज राठौड़ की। और पृथ्वीराज राठौड़ के जो ग्रंथों की भाषा थी वो कौन सी थी भाई? उत्तरी मारवाड़ी। कौन सी होगी? उत्तरी मारवाड़ी। भले ये कहाँ रहता हो? घाघरों के दुर्ग में, यानी हाड़ौती प्रदेश में रहकर भी इन्होंने इनकी जो भाषा थी उत्तरी मारवाड़ी थी। और वैली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका एक बहुत यानी प्रसिद्धि दिलाने वाला ये ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। और पृथ्वीराज राठौड़ किसका दरबारी कवि मानते हैं? तो अकबर के समय था। अकबर ने इसको कौन सा दुर्ग दिया? घाघरों का दुर्ग दिया। और महाराणा प्रताप के समकालीन था और इसको नाम दिया था पीतल। क्या कहते हैं भी? तो कन्हैयालाल सेठिया के अनुसार इनको पीतल कहते हैं। और अब उसके बाद हम बात करते हैं वैली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका। ये एक प्रसिद्ध पुस्तिका। और इसको क्या क्या नाम दिया? तो सबसे पहले बात करते हैं एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था दुर्सा आड़ा। क्या नाम था भी? दुर्सा आड़ा। इसने ग्रंथ लिखा था बिरहुद क्षत्रिय। क्या नाम था भी? बिरहुद क्षत्रिय था। हमेशा ये विरुद्ध रहा किसके? अकबर के। अकबर के हमेशा विरुद्ध बातें करने वाला कौन था? दुर्सा आड़ा था, जिसने अकबर को बहुत नीचे दिखाने वाला व्यक्ति कौन था? दुर्सा आड़ा था, जिसकी ग्रंथ का नाम याद रखना है बिरहुद क्षत्रिय था। तो यहाँ बात करते हैं दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ की क्या तुलना की और इस ग्रंथ को कहा ये हिंदुओं का पांचवा वेद है। कौन सा भाई? हिंदुओं का पांचवा वेद है। पांचवा वेद। और 19वां पुराण है। कौन सा भी? 19वां पुराण है। ये कहने वाले कौन थे? दुर्सा आड़ा थे, जिसका ग्रंथ का नाम याद रखना बिरहुद क्षत्रिय इनका ग्रंथ था। फिर उसके बाद में इसी ग्रंथ की तुलना की थी कर्नल जेम्स टोड ने। किसने की थी भाई? कर्नल जेम्स टोड ने। अरे कर्नल जेम्स टोड ने जो इस ग्रंथ की तुलना की थी और इस ग्रंथ के बारे में आपको याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये जो ग्रंथ है 10 सशस्त्र घोड़ों के बल से की थी। 10 सशस्त्र घोड़ों के बल से की थी कर्नल जेम्स टोड ने। फिर उसके बाद में टेसीटोरी ने इनको क्या कहा? टेसीटोरी ने इनको कहा था, टेसी जी ने इनको क्या कहा था? और इसने कहा था कि ये डिंगल का हीरोस है। डिंगल का हीरोस है। तो डिंगल का हीरोस कहने वाला कौन था? टेसीटोरी। तो सब बातें आपको याद रखनी है। वैली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका एक प्रसिद्ध पुस्तिका थी। और दुर्सा आड़ा ने इसको क्या नाम दिया भाई? हिंदुओं का पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा। टोड ने कहा इसको 10 सशस्त्र घोड़ों के बल से इनकी तुलना की। और टेसीटोरी ने एलपी टेसीटोरी ने इसको क्या कहा? डिंगल का हीरोज कहा। बस ये तो अपना साहित्य के बारे में है। बाकी जितना भी अपने जो ऐतिहासिक ग्रंथ रहेंगे वो हम जैसे जैसे इतिहास करेंगे उसमें अलग से ही हम उसको निकाल करके और आपको बताते रहेंगे और याद करते रहेंगे। वैसे तो राजस्थान का साहित्य बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम इसको इकट्ठा करेंगे, जितना भी रहेगा आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।